डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ चैप्टर 5 के नोट्स शेयर किए थे। तो फिर मेरे जहन में बात आई, मैंने कहा मुमकिन आपके दोस्त हैं कि भाई आपके जो सर हैं ये तो बस सिर्फ इन्होंने नोट्स वगैरह मार्क करके दे दिए और लगता है कोई टॉपिक आप लोगों को समझाते नहीं हैं। मैंने कहा कि चले एक आध लेक्चर जो है ना आपके दोस्तों के लिए, ऐसे ही दोस्तों के लिए अपलोड कर दिया जाए, जिसमें हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने बात की थी कि न्यूटन एक रोज़ कहा जाता है एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। ये स्टोरी मोस्ट प्रोबेबली, जैसा कि मैं क्लास में बता चुका हूँ, दुरुस्त नहीं है, लेकिन बहरहाल मशहूर है। कहते हैं कि न्यूटन अपने दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, एक सेब के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था कि एक सेब उसके ऊपर आकर गिरा। अब बंदा वो ज़हीन था, तो उसके जहन में इतना तो मालूम था कि कोई ऑब्जेक्ट आज खुद मूव नहीं करता, ना कोई ऑब्जेक्ट आज खुद रुक जाता है। उसको मूव कराने के लिए या रोकने के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत होती है। तो उसके जहन में फ़ौरन एक ख्याल आया कि अगर ये सेब ज़मीन की तरफ आया है तो हो ना हो किसी फोर्स ने इसको अपनी तरफ खींचा। तो वो इस सोच में लग गया कि आखिर ये फोर्स कौन सी फोर्स है जो कि इस सेब को अपनी तरफ खींच रही है। और ज़ाहिर है कि ज़मीन इसके ऊपर आकर गिरा, इसका मतलब है ज़मीन इसको किसी फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है। तो ये सेब उसके जोर सर में बड़े ज़ोर से लगा और उसने गालिबन चीखा चिल्लाया भी काफ़ी। लेकिन बहरहाल बहुत से दीगर लोगों की तरह उसने बैठ कर ये नहीं सोचा कि अब इस सेब का मुरब्बा बनाऊँ या चटनी। वो ये सोचने लगा कि सेब ज़मीन पर ही आकर क्यों गिरा, ज़मीन ने इसको अपनी तरफ खींच लिया, तो ये ज़मीन के पास कौन सी फ़ोर्स है और ये ना नज़र आने वाली फ़ोर्स ये किस तरह की फ़ोर्स है। वो इस फ़ोर्स को समझने की तगदो में लग गया और उसने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना उसको डिस्कवर कर लिया। तो ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है क्या? यहाँ पर आप देखें, काफ़ी सारे सेब आकर बेचारे न्यूटन के सर पर गिरे, उसको चोटें लगी हुई हैं। बहरहाल वो फिर भी उसको थैंक यू कहना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए कि तरबूज जो हैं वो दरख्तों पर नहीं उगते, वरना आज न्यूटन ना होता। खैर एनीवेज, वो उसके बाद इस सोच समझ में लग गया, कहने लगा कि भाई ये आखिर सेब ज़मीन पर आके गिरा, क्या माजरा है। और इसको लॉ को डिस्कवर करने की, इसकी मैथमेटिकल शक्ल देने में जुट गया। और अल्टीमेटली वो फिर इस नतीजे पे पहुंच गया कि उसने देखा कि ना सिर्फ ये कि ज़मीन किसी सेब को अपनी तरफ खींचती है, बल्कि हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है। यहाँ पर न्यूटन जिस टेबल पर बैठा हुआ है, जिस बेंच पे बैठा हुआ है, ये बेंच भी न्यूटन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो उसने इसकी बुनियाद के ऊपर ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है ना इसकी बात की कि सपोज आपके पास कोई से दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसा कि एक ऑब्जेक्ट है जैसा कि अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट जैसा कि मून है, और अर्थ का मास m1 और मून का मास m2 है। सो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है उसका उसने जो कानून दिया वो ये दिया, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर। ये कानून कहाँ से आता है मैं आपको इसकी डेरिवेशन भी करके दिखाता हूँ। तो आगे चलते हैं, अपनी बात को जारी रखते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की मैथमेटिकल फॉर्म F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर। ये सपोज दो बॉडीज़ हैं आपके पास m1 और m2, जिनके दरमियान फासला है r स्क्वायर। बाजू का फासले को r से शो किया जाता है, बाजू का इसको d से शो किया जाता है। तो f m1 m2 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि r स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर ये देखें f जो है बराबर है g m1 m2 ओवर r स्क्वायर। यहाँ f से मुराद है फोर्स, g एक कांस्टेंट है जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, m1 और m2 मैसेज हैं, जबकि r m1 और m2 के दरमियान का फासला है। इसका स्क्वायर आपने लेना, सिर्फ r नहीं लिखना, ठीक है। तो यही फोर्स जो कि सूरज को, ज़मीन को सूरज के गिर्द और चांद को ज़मीन के गिर्द खींचती है, यही फोर्स एक सैटेलाइट को ज़मीन के गिर्द घुमाती है। आए इसको आपकी किताब से फर्दर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपकी बुक के अंदर जो टॉपिक है, इसके अंदर लिखा हुआ ये है कि न्यूटन इस नतीजे पे पहुंचा कि एक फोर्स है जो कि हर ऑब्जेक्ट को खींचती है। यानी कि कोई से भी दो ऑब्जेक्ट हैं तो वो उनको अपनी तरफ एक फोर्स है जो कि खींचा करती है। देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, ठीक है। इस फोर्स को उसने नाम दिया ग्रेविटेशन का, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप उसका नाम ले सकते हैं। तो इसकी बुनियाद के ऊपर उसने अपना लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, मशहूर लॉ दिया, जिसके अंदर उसने कहा कि अगर कोई से भी दो ऑब्जेक्ट्स हों, जैसा कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल नहीं कर सकते। ग्रेविटी जो है ये ना एक अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स नहीं है। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट मायने कि इनको मल्टीप्लाई कर दें। सो अगर एक ऑब्जेक्ट का मास है m1 और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है m2,
तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 इंटू m2 के साथ, और अगर इनके दरमियान फासला है d तो f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्केयर। अगर मैं मिला दूँ इन दोनों को, इन दोनों इक्वेशंस को, इस वाली को और इस वाली को, तो बन जाता है f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है m1 m2 से, जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है d स्केयर से। अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है इक्वल टू का निशान और साथ आ जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस केस के अंदर हम उसको बोलते हैं g, तो ये बन जाता है g m1 m2 ओवर d स्केयर। देखें ये थोड़ी देर पहले वही रिलेशन है जो आपको मैंने वहाँ पर वीडियो के अंदर एनिमेशन के अंदर दिखा रहा था, और ये यहाँ पर भी लिखी हुई है f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्केयर। यहाँ पर g एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है, इस g की जो वैल्यू है वो है बहुत छोटी वैल्यू है, ये 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्केयर पर kg स्केयर। ये वैल्यू बहुत छोटी, बहुत स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। तो फर्दर आगे चलते हैं। सेकंड पेज देखते हैं, तो यहाँ पर देखें इसने फर्दर इसी तरीके से ये डेरिवेशन की हुई है आपके सामने। सॉरी जी, सो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल d स्क्वायर से। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी आ गया। ये रही g की वैल्यू 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये वैल्यू बहुत स्मॉल वैल्यू है। इसी वजह से जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे को, आपके पास जो एक कप ऑफ टी पड़ा हुआ है, वो कप ऑफ टी भी आपको अपनी तरफ खींच रहा है और आप उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़ी फोर्स के साथ। वो फोर्स कितनी होगी, वो फोर्स इस तरह कुछ होगी, आपके और एक कप के दरमियान फोर्स 0.00000 समथिंग न्यूटन। तो ये ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, 0 न्यूटन है तकरीबन। तो ये वजह है कि आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि कप आपको अपनी तरफ खींच ले या आपका बेड आपको अपनी तरफ खींच ले। रात को सोते वक्त शायद ऐसा हो, आप थके हुए आए अपने बेड के पास और बेड पे गिर जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेड ने आपको अपनी तरफ खींच लिया। हाँ, खींच रहा ज़रूर है, लेकिन जो फोर्स से खींच रहा है वो बहुत थोड़ी है, 0.0000001 न्यूटन सपोज, बहुत छोटी फोर्स है, ऑलमोस्ट जीरो। सो एक और सवाल किया जाता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन का थर्ड लॉ ये आपस में कैसे कनेक्टेड है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो सपोज ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और ये नीचे अर्थ है जिसका मास है me, अमूमन इसको ऐसे शो किया जाता है m और उसके नीचे छोटा सा e लिखकर। तो ज़मीन इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, तो जिस फोर्स के साथ ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही है, उसी फोर्स के साथ ये ज़मीन को अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों अपने खींच रहे हैं। लेकिन चूंकि ज़मीन इससे बहुत बड़ी है, लिहाजा में ज़मीन इसकी तरफ जाती हुई नज़र नहीं आती है, क्योंकि ज़मीन इससे बहुत ज़्यादा वजनी है, यूँ बल्कि ये नज़र आता है कि ये ज़मीन की तरफ खिंचा चला आ रहा है। अदरवाइज़ ये भी ज़मीन को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन इसकी जो फोर्स है वो ज़मीन इसके मुकाबले में इतनी वजनी है कि वो हमें मूव करती नज़र नहीं आती, जबकि ये हमें मूव करता नज़र आता है। तो न्यूटन का जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, ये थर्ड लॉ के साथ बिल्कुल मुताबिकत रखता है। यानी कि अगर ज़मीन उसको एक फोर्स के साथ F1 के साथ अपनी तरफ खींच रही है, तो वो ऑब्जेक्ट ज़मीन को एक फोर्स F2 के साथ अपनी तरफ खींच रहा है, और ये दोनों फोर्सेस F1 और F2 एक दूसरे के इक्वल हैं मगर ऑपोजिट हैं। इसको आप ऐसे माइनस के साइन के साथ जाहिर कर सकते हैं। तो चलें, आज के लिए इतना ही। ये था न्यूटन का लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, और ये सिर्फ ज़मीन और चाँद या ज़मीन और सूरज या आप और ज़मीन पर अप्लाई नहीं करता, बल्कि ज़मीन और मार्स के दरमियान भी यही है, और एक गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सी के दरमियान भी यही फोर्स एक्ट करती है। तो इसको हम मज़ीद डिटेल में फिर किसी लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।